रुद्रप्रयाग प्रकृति की वादियों में बसा एक खूबसूरत शहर जिसने 1900 के दशक में झेला था एक आदमखोर की दहशत और आतंक का दंश, जिसको मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट ने अपनी पुस्तक द मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग में वर्णित किया है। तो दोस्तों, यह कहानी समर्पित है महान शिकारी और लेखक जिम कॉर्बेट साहब को। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यशवंत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यशवंत सिंह वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर, जिसमें हम आपको बताते और सुनाते हैं मशहूर शिकारियों की शिकार कथाओं का वर्णन एक रोचक और रोमांचक अंदाज में। और इस कड़ी में जो अपनी इस समय कहानी चल रही है, जो सीरीज चल रही है, वो मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट साहब की एक पुस्तक है द मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के एक ऐसे आदमखोर तेंदुए की कहानी है जो 8 वर्षों तक 1918 से 1926 के दरमियान पूरे गढ़वाल मंडल को और साथ ही साथ उन तीर्थ यात्रियों को जो कि 60 से 70 हजार प्रतिवर्ष अपनी प्राचीन तीर्थ यात्रा बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए जाते थे। और इस सीरीज में अब तक जो भी एपिसोड मैंने किए हैं सबको मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो अब रिकैप बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सीधे हम कहानी पर चलते हैं। आज जो एपिसोड मैं लेकर आया हूं, अब सीधे उसी कहानी पर मैं निकलता हूं आप लोगों के लिए। और आप लोग नए हैं तो प्लीज एक निवेदन आपसे है कि चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए और कीजिए मेरा सपोर्ट, ताकि मैं आप लोगों के बीच अच्छी अच्छी रोमांचक कहानियां जो कि ज्ञान से भरपूर हो लेकर उपस्थित हो सकूं। तो चलते हैं फिर कहानी की तरफ। तो दोस्तों, अब जिम कॉर्बेट यहां बोलते हैं कि आज सुबह मैं उस जगह पर गया जहां की कल रात उस आदमखोर ने मेरे बकरे को मार दिया था, और वहां से मैं लौट रहा था। तभी गांव के कुछ लोग मुझे मिलते हैं और वो बताते हैं कि मुझे भी तत्काल वहां निरीक्षण बंगले पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी खबर आई है कि शायद यहां से तकरीबन 3 से 4 मील दूर उस आदमखोर ने किसी व्यक्ति को मार दिया है। लेकिन जब जिम कॉर्बेट उनसे यह जानना चाहते हैं कि वह स्थान कहाँ है, तो वो यह बताने में असमर्थ थे। और फिर उसके बाद कॉर्बेट यहाँ बोलते हैं कि जब मैं सुबह उस बकरे को देखने जा रहा था, तो मैंने उस समय देखा उस पगडंडी पर, जिस पगडंडी से मैं गांव की तरफ कल रात में आया था, तो मैंने देखा कि उस आदमखोर के पंजों के ताजे निशान वहां थे। तो मैं तुरंत यह भाप गया था कि उसने गांव तक हमारा पीछा किया था, लेकिन तीनों में से किसी को जब वो हलाक नहीं कर पाया, तो यहां से फिर वो वापस जाता है और वापस जाने के बाद दाएं मुड़कर वह सीधे पहाड़ी पर चला जाता है और शायद वहां पहुंचकर उसने उस व्यक्ति को मार दिया। इसके बाद कॉर्बेट बताते हैं कि जब मैं निरीक्षण बंगले पर पहुंचता हूं, तो मैंने देखा कि आई वटसन एक व्यक्ति नंदराम नाम का उससे कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। और वह नंदराम जो आया हुआ था, उसका घर जहां हम लोग कल रात को अपना बकरा बांध कर उसका वेट कर रहे थे, उस नरभक्षी का वेट कर रहे थे, वहां से तकरीबन 4 मील की दूरी पर था। और उसके गांव से आधी मील की दूरी पर ऊंचाई पर पहाड़ी की तरफ एक बीहड़ में एक व्यक्ति जिसका नाम था गाविया, वह घर बनाकर अपनी माँ, अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों के साथ रहता था। तो नंदराम ने बताया कि कल सुबह वह व्यक्ति अपने घर के सामने दरवाजे पर बैठा हुआ था, तभी वह नरभक्षी पता नहीं कहां से आता है, जो कि शायद घात लगाकर उसका वेट कर रहा था, और तुरंत उसको गर्दन से पकड़ता है और गर्दन से पकड़ते हुए घसीटते हुए ले जाता है। और फिर जैसे ही वह नरभक्षी उस आदमी को पकड़कर घसीट कर ले जा रहा होता है, उसी समय उसके घर से उसकी माँ और उसकी बीवी काफी तेज चीखती है और चिल्लाती है, जो आवाज नंदराम के घर तक पहुंचती है। और नंदराम के घर पर जब आवाज पहुंचती है, तो नंदराम भी काफी तेज आवाज में पूछता है कि आखिर माजरा क्या है। फिर उधर से जवाब आता है कि अभी आधे घंटे पहले उसके पति को, उसके बेटे को उस दुष्ट नरभक्षी ने गर्दन से पकड़कर उठाकर लेकर गया है। और जैसे ही यह बात
सुनता है नंदराम। नंदराम सीधे भागता हुआ पहुंचता है निरीक्षण बंगले पर, मेरे और आइबर्सन के पास। और फिर कार्बेट अब बताते हैं कि जब वह पहुंचा था, सारी बातचीत करने के बाद दोपहर का वक्त हो गया था, तो मैंने और आइबर्सन ने दोपहर का भोजन किया। और दोपहर का भोजन करने के बाद तब हम लोग दोनों घोड़ों को, जो कि एक अंग्रेजी घोड़ी थी और दूसरा अरबी घोड़ा था, बैठकर मैं और आइबर्सन नंदराम से कहते हैं कि अब तुम चलो आगे आगे, मैं चलता हूं तुम्हारे पीछे। और चूंकि उस समय पहाड़ों पर रास्ते नहीं होते थे, पगडंडी ही होती थी, तो जब मैं और आइबर्सन घोड़े पर चढ़कर पगडंडी से जा रहे होते हैं, और उस पगडंडी पर काफी तीखे मोड़ थे और जिसमें घोड़ों को चलने में काफी दिक्कत आ रही थी, तो घोड़ी ने उस पर चलने का विरोध किया, बार बार उस पर चलने के लिए कतरा रही थी। तो मैंने देखा कि अगर इस तरीके से वहां हम उस गांव तक पहुंचेंगे तो हो सकता है कि यह हमको गिरा दे या कोई खतरा हो जाए, तो इससे बढ़िया है कि इसको यहां से कर देते हैं वापस और चलते हैं पैदल, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। इसके बाद कार्बेट और एबर्सन नंदराम को लेकर सीधे पैदल यात्रा पर निकलते हैं और सीधी खड़ी चढ़ाई पार करते हुए, जंगलों को क्रॉस करते हुए पहुंचते हैं उस बीहड़ में जहां की था गाबिया का घर। और जब वहां पहुंचते हैं तो कार्बेट बोलते हैं कि मैंने देखा कि दो महिलाएं अस्त व्यस्त अवस्था में, चूंकि उसके परिवार का सदस्य मुखिया, जिसको कि आदमखोर ने उठा लिया था, काफी दुख में चीख और चिल्ला रही थी, रो रही थी। और उसी समय वो महिलाएं हमको बता रही थी कि कहां से वह दुष्ट, वह नरभक्षी उसके पति को, उसके बेटे को अपने मुंह में गर्दन से पकड़ कर लेकर गया। इसके बाद कार्पेट बताते हैं कि तकरीबन 100 गज उसको घसीटते हुए वह ले जाता है और फिर वहां से 300 गज की दूरी पर एक झाड़ियों वाला जंगल था, वहां ले जाकर छोड़ देता है। और क्योंकि उस समय उसके परिवार की तरफ से भी काफी जोर जोर से चिल्लाहट हो रही थी और नंदराम के तरफ से भी चिल्लाहट हो रही थी, तो स्वाभाविक था कि वह उस समय उसके शरीर से ज्यादा कुछ न खाते हुए थोड़ा मांस गले से, थोड़ा कंधे से और थोड़ा जांघों से खाया और फिर उसको वहीं छोड़कर वहां से निकलकर शायद कहीं झाड़ियों में छुप गया। और जब मैं और आइबर्सन पहुंचे तब शाम का वक्त था, धीरे धीरे अंधेरा होने को था। तो उस समय वहां कोई ऐसा पेड़ नहीं था कि जिस पर हम मचान लगाकर उसकी टोह ले सके या उस पर घात लगा सके। तो ऐसी स्थिति में मैंने तय किया कि इसके ऊपर जहां जहां से वह आदमखोर इसके शरीर से मांस खाया है, वहां हम डाल देते हैं साइनाइड जहर और फिर ऊपर तकरीबन 100 गज की दूरी पर एक जंगलों में छिप कर कहीं से उसकी टोह लेंगे। और ऐसा करने के बाद जब मैं और आइबर्सन ऊपर पहाड़ी पर जाते हैं और वहां 2 से 3 घंटे इंतजार करते हैं, लेकिन वह आदमखोर फिर से उसकी लाश पर नहीं आता है। और अंधेरा भी हो गया था और इस कंडीशन में वहां रुकना भी ठीक नहीं था, क्योंकि एक तो वह आदमखोर का खतरा था और दूसरा रात्रि का समय था और सुरक्षित रहने के लिए हम लोगों के पास कोई मचान या ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं कि वहां रुका जा सके। और फिर मैं लालटेन जलाने के बाद निकलता हूं गांव की तरफ। और इसके बाद दूसरी सुबह बहुत ही तड़के, जब सूरज की रोशनी नहीं निकली होती है, उसी वक्त मैं और आइबर्सन फिर से भागकर आते हैं और उस जगह पर फिर छिपकर बैठ जाते हैं जहां कल मैंने शाम के वक्त उसकी टोह लेने के लिए बैठा था। और फिर 2 से 3 घंटे इंतजार करने के बाद जब सूरज की रोशनी काफी निकल गई, तब मैं और आइबर्सन उस जगह पर पहुंचा जहां वह उसकी लाश को छोड़ा था। और फिर मैंने देखा कि जहां जहां जहर मैंने डाला था, वहां वह ना खाकर आज शरीर के दूसरे हिस्से को खा लिया था। और फिर इसके बाद वहां से उठाकर 200 गज दूर एक झाड़ियों में उसकी लाश को छिपा दिया था। और वहां भी संयोग से कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिस पर मचान लगाई जा सके। मैं और आइबर्सन काफी जद्दोजहद करने के बाद, काफी बहस करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आइबर्सन बैठेंगे गांव के रास्ते की तरफ, जहां की एक आम का पेड़ है, वहां मचान लगाकर बैठेंगे और मैं इसी रास्ते पर बैठूंगा जहां की एक
बांज का पुराना पेड़ है जो कि तकरीबन जमीन से 15 फुट की ऊंचाई पर काटा हुआ था। और चूंकि वहां नई नई शाखाएं निकल आई थी, उसकी पत्तियां काफी हरी भरी थी, तो उसमें छिप कर बैठने के लिए सबसे उपयुक्त जगह थी। और इसके बाद कार्पेट बताते हैं कि मैं एबर्टसन को पहाड़ी से काफी नीचे छोड़ने के लिए भी आया, और इसके बाद सूरज अस्त होने और अंधेरा होने के ठीक पहले मैं पहुंचकर अपनी जगह पर पोजीशन लेकर बैठ जाता हूं। और अब मेरे सामने थी काफी खड़ी पहाड़ी, जिसके ऊपर था काफी घना जंगल, और मेरे सामने से तकरीबन 10 फुट की दूरी से एक आम रास्ता पूरब से पश्चिम की तरफ जाता था, जिस पर मैं 10 गज दूर एकदम निर्बाध देख सकता था। और वह रास्ता मेरी दाईं तरफ निकलता था तो एक बीहड़ से निकलता हुआ उस जगह पर पहुंचता था जहां की उसने शिकार को रखा था, ठीक उसके नीचे से गुजरता था। और वहां से उस गाविया का घर, जो कि पहाड़ी पर तकरीबन 300 गज ऊपर था, वहां से एक पगडंडी आती थी और उस आम रास्ते में आकर मिलती थी। तो ऐसी स्थिति में कार्पेट बताते हैं कि रात चांदनी थी, दूधिया रोशनी में नहाया हुआ वह पूरा जंगल, जिसमें कि मैं एक एक पत्ते को आसानी के साथ देख सकता था, अब मुझे था करना उसका इंतजार। लेकिन मुझे जो उम्मीद थी कि जिस रास्ते से कल वह आया था, अगर आज उस रास्ते से आता है जो कि पगडंडी वाला रास्ता था, या तो घर के ऊपर से जो रास्ता नीचे की तरफ आता था, अगर उस रास्ते से आएगा और मुझे 30 से 40 फुट की दूरी उसको देखने के लिए मिल जाएगी, तो मैं उतार दूंगा अपनी बंदूक की गोली उसके शरीर में। इसके बाद कार्वेट बताते हैं कि तकरीबन 8 बजे के बाद, जबकि मैं पूरी निगाह गड़ाए हुए था, पूरा दूधिया रोशनी में नहाया हुआ उस समय वो जंगल दिख रहा था, 8 बजे के आसपास काकड़ ने बोलना शुरू किया। और जैसे ही काकड़ ने बोलना शुरू किया, मुझे पूरी तरीके से यह विश्वास हो गया कि शायद वह आदमखोर आ गया है, क्योंकि वह काकड़ जो बोल रहा था वह जहां शिकार रखा हुआ था उस तरफ, उस दिशा से बोल रहा था। लेकिन थोड़ी देर बोलने के बाद वह शांत हो जाता है, और फिर तकरीबन 2 घंटे सब कुछ शांत रहता है और पूरा जंगल शांत रहता है। लेकिन फिर 10 बजे के आसपास वह बार्किंग डियर काकड़ फिर से बोलना शुरू करता है, और फिर मुझे यह विश्वास हो गया कि आज वह आदमखोर तकरीबन 2 घंटे तक उस लाश पर रहा। और 2 घंटे अगर वह लाश पर बैठा रहा, तो जितनी भी आज मैंने साइनाइड की गोलियां थी या जहर था पूरे शरीर पर छिड़क दिया था, तो जाहिर सी बात है कि अगर वह उस शरीर से गोश्त खाया होगा तो आज बहुत ज्यादा मात्रा में इसने जहर खा लिया होगा। कार्बेट बोलते हैं कि मैं बिना एक पल भी पलक झपके सामने की पहाड़ी पर आंख गड़ाए बैठा रहा। चांदनी बिखरी थी और मैं घास का एक एक पत्ता साफ देख रहा था। रात के तीसरे पहर करीब 2 बजे मैंने बाघ को मकान की तरफ से आते हुए सुना। मैंने इस रास्ते पर और नीचे आने वाले रास्ते पर सूखी घास का तिनका बिखेर दिया था, ताकि बाघ के आने की आहट मुझे मिल सके। वह इस समय घास पर लापरवाह चला आ रहा था। मैं आशा से भर उठा, कुछ ही सेकंड में वह मेरी रेंज में आ जाएगा और मैं उतार दूंगा उसके शरीर में अपने राइफल की गोली। लेकिन पगडंडी के मोड़ पर जब बाघ पहुंचता है तो शांत हो जाता है, और फिर रास्ते को छोड़कर हल्की गहरी घाटी से होता हुआ नीचे के रास्ते पर चला आता है, और इस रास्ते पर पहुंचने के बाद वह फिर खड़ा हो जाता है। मैं अपने घुटनों पर तिरछी राइफल रखे बिना हिले डुले घंटों बैठा रहा। मुझे उम्मीद थी कि वह रास्ते पर आएगा, इसलिए मैंने तय किया कि उसे अपने सामने आने दूं, और जब समझूं कि वह मुझे देख नहीं रहा है, बंदूक कंधे पर लाकर रखूं और गोली दाग दूं। क्षण भर के लिए मैंने रास्ते पर नजर दौड़ाई, और मैं सोच रहा था कि जैसे ही जहां जिस स्थिति में मैं बैठा हूं वहां से पत्तों के बीच से जैसे ही उसका सिर दिखेगा, मैं तुरंत उसके ऊपर गोली दाग दूंगा। मैंने उसको पहाड़ी से अपनी तरफ कूदते हुए भी सुना। शायद मैं उस समय यह सोच रहा था कि वह अपनी अलौकिक शक्तियों के द्वारा मुझे इस पेड़ पर बैठे हुए जान चुका है,
और अपने शिकार का मजा बदमजा पाकर वह किसी दूसरे मानव शिकार के फिराक में है। लेकिन पहाड़ी से नीचे आने और मेरे पेड़ के नीचे से गुजरते हुए वह सीधे पहुंचता है उस पानी के स्रोत के पास, जहां की कुछ देर पहले कुछ पहाड़ी मुर्गियां आकर अपना प्यास बुझाई थी। और बाघ के उस व्यवहार से जो पहाड़ पर उस दौरान उसके द्वारा किया गया था और नीचे उस पानी के स्रोत पर जाकर पानी पीने के बीच जो भी कुछ हुआ, मैं यह पूर्ण रूप से समझ रहा था कि उसने साइनाइड की काफी मात्रा को खा लिया है। लेकिन इस चीज का अनुभव मुझे नहीं था, इसलिए मैं इस बारे में नहीं जान सका कि इस जहर का असर कितनी देर में होगा। लेकिन जब वह पानी पी रहा था तो उस दौरान मेरे मन और मस्तिष्क में यह चल रहा था कि शायद हो सकता है कि वह उसी पानी के स्रोत पर ही मर गया हो। लेकिन तभी मैंने उसको पीहड़ की तरफ, उस पगडंडी के ऊपर पहाड़ी की तरफ चढ़ते हुए उसकी आहट को सुना। उस स्थिति में जब बाघ पहाड़ी से मेरी तरफ कूदा था और उस खाई से होते हुए मेरे पेड़ के नीचे से गुजरता हुआ उस स्रोत तक गया था, उस दौरान मैं उसे देख नहीं पाया। इतनी चांदनी रात होते हुए भी मैं उसको देख नहीं पाया। हो सकता है वह मेरी मौजूदगी के कारण इस तरीके से बचते बचाते मेरी आंखों के आगे से निकल गया कि मैं उसके शरीर की जरा सी भी परछाई नहीं देख पाया सिवाय उसकी आहट सुनने के। अब इसके बाद कारपेट बोलते हैं कि जब उसको मैंने पहाड़ी की धार की तरफ जाते हुए सुना तो उस समय गोली दागना व्यर्थ था, और उसकी वजह यह थी कि वह मेरी रेंज से दूर था। और दूसरी चीज, अगर नैनीताल के उस डॉक्टर द्वारा जो बताया गया था कि साइनाइड सबसे उपयुक्त जहर है, तो फिर जहर की ज्यादा से ज्यादा खुराक खाने के बाद वह निश्चित तौर पर ही मर जाएगा। और फिर मैं सारी रात उस 2 बजे के बाद से पूरी रात में बैठकर उसका इंतजार करता रहा। और सुबह जैसे ही आई बटसन पहुंचते हैं और हम लोग चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद मैंने आई बटसन से पूरी घटना को जो कि रात में घटी थी मैंने बयान किया। और इसके बाद हम दोनों उतरकर उस लाश के पास जाते हैं और देखते हैं कि इस बार जहां जहां हमने वो साइनाइड जहर छिड़का था वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा को खा लिया था। तो अब सबसे जरूरी और जो अहम काम था वह यह कि उस बाघ की लाश को तलाशना। और उस पानी के स्रोत से जब वो ऊपर पहाड़ी की तरफ चढ़ रहा था तो वहां एक बड़ी चट्टान थी, और उस बड़ी चट्टान के नीचे के हिस्से पर एक गुफा थी। और वहां पहुंचकर मैंने देखा कि वहां उस गुफा के मुहाने पर चट्टान पर उस आदमखोर ने अपने पंजों से खुरचने के निशान छोड़े हैं। और उस मरी हुई लाश से जो कि पैरों की तरफ का हिस्सा खाया गया था, उसमें से वह अंगुलियों को वहां खाने के बाद उल्टी कर गया था। और फिर उस चट्टान के मुहाने के पास मैंने अपने आदमियों से, जो कि तकरीबन 200 के आसपास थे, जिन्हें पटवारी गांव से लाया था खोज करने के लिए, सबसे कहा कि पत्थरों की व्यवस्था की जाए, मैं इस गुफा के मुहाने को ही बंद कर दूंगा। और मेरे कहे अनुसार सब आदमियों ने पत्थरों की व्यवस्था की और मैंने उस गुफा के मुहाने को बंद कर दिया। और फिर हम लोग वहां से वापस चले आए। लेकिन मैं रोज शाम को और सुबह वहां जाकर उसका मुआयना करता था और देखता था कि कहीं उस आदमखोर ने उस बंद किए हुए मुंह को खोलकर बाहर न निकल गया हो। लेकिन यह क्रिया मैं 10 दिन लगातार करता रहा, लेकिन उस मुहाने को जिस तरीके से मैंने बंद किया था ठीक उसी तरीके से पड़ा रहा। और 11वें दिन होता क्या है कि जब मैं उसका मुआयना करके लौटता हूं अपने निरीक्षण बंगले पर, तो आइबर्टसन मुझे खबर देते हैं कि बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर 1 मील ऊपर पहाड़ी पर एक गांव में उस आदमखोर ने एक महिला को अपना शिकार बना लिया है। अब कारपेट बताते हैं कि साफ था कि साइनाइड जहर उसके लिए उपयुक्त जहर नहीं था, क्योंकि इसके पहले काफी बार यह सुना जा चुका है कि साइनाइड से वह और भी तगड़ा हो जाता है। और दूसरी चीज जो थी वह यह कि वह गुफा में गया है, वह भी बात बिल्कुल सत्य थी। इसमें भी जरा भी कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी कि वह गुफा के अंदर नहीं गया है, क्योंकि उस दौरान मैंने उसमें गुफा में घुसते समय उसके
रगड़ से उसके शरीर से बालों को गिरते हुए देखा था। तो कार्बेट बताते हैं कि दोनों बातों में कोई संदेह नहीं था। कार्बेट बताते हैं कि जहर की इतनी बड़ी खुराक खाने के बाद अगर वह बच जाता है तो जाहिर सी बात है कि वह जहर इतना असरकारी नहीं था। और दूसरी चीज कि अगर वह गुफा में गया था तो अगर गुफा से बाहर निकलता है तो निश्चित तौर पर उस गुफा में कहीं एक दूसरा मुहाना भी होगा। कार्बेट बताते हैं कि मैं इस तरीके से उसकी हरकत पर अचंभित नहीं था। जरूर मैं उससे बहुत कम ही समय से मेरा उसका पाला पड़ा था, लेकिन मैं ये चीज जानकर मेरे अंदर कोई आश्चर्य की भावना या आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह इस तरीके से निकल गया होगा। और गढ़वाल के लोग जो कि 8 वर्षों से उसको झेल रहे थे, वह निश्चित तौर पर जिनका कहना था कि अगर इस आदमखोर को मारा जा सकता है तो मारा नहीं जा सकता, बल्कि इसे अगर किसी तरीके से समाप्त किया जा सकता है तो वह है आग, और आग के द्वारा जलाकर इसको नष्ट किया जा सकता है, तभी जाकर इस प्रेतात्मा से गढ़वाल के लोगों को मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, लेकिन प्लीज आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए। दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।